हाँ जी, तो आज के इस क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं बिजनेस स्टडी के सिलेबस को, यानी व्यावसायिक अध्ययन जो आपका एक विषय है, इसको आज हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं। और आज से हम लोग चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे। यानी जो पहला चैप्टर है, पहला चैप्टर का आपको नाम पता होगा, प्रबंध की प्रकृति एवं महत्व, यानी नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। ये चैप्टर से आपका बुक स्टार्ट होता है और इस चैप्टर को आज हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे। यानी हम लोग पुराने तरीके से नहीं बल्कि एक तरीके से आधुनिक तरीके से समझेंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि जो भी टॉपिक रहेगा उस टॉपिक से संबंधित आपको रियल लाइफ में आप क्या चीज़ों को देख रहे हो उससे हम कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, ताकि आप चीज़ों को ना समझ पाओ, रटने की जरूरत ना पड़े, है ना। बिजनेस स्टडी ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप सच में समझ जाओगे ना, आपके एग्जाम में वो शॉर्ट क्वेश्चन आए या लॉन्ग क्वेश्चन आए, आपको जितना बोला जाए है ना उतना आप लिख सकते हो, बशर्ते शर्त ये है कि आप उस चीज़ों को समझो, रटो नहीं, है ना। तो हम इसी चीज़ों पे काम करेंगे कि पूरा बिजनेस स्टडी के सिलेबस को आपको रटना ना पड़े, हर चीज़ आप अच्छे से समझ जाओ, है ना। और इसी कड़ी में पहला चैप्टर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखो, आप लोग मन अच्छे से शांत करके प्रॉपरली बैठो और मस्त पढ़ाई करने में लग जाओ। ये हमारा पहला क्लास है, आप लोग एक तरीके से फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे हमें, है ना, या फिर हो सकता है आप पहले से जानते होंगे, लेकिन ये बिजनेस स्टडी के लिए आज ये पहला क्लास है। और इस क्लास में आपको एक तरीके से सबसे पहले ये देखना है कि भाई बिजनेस स्टडी के पहला चैप्टर जो है प्रबंध की प्रकृति महत्व में हम लोग को पढ़ना क्या क्या है। तो ये पूरे चैप्टर में कुल मिला के यही कुछ 8 टॉपिक है। सबसे पहला है प्रबंध, इसका अर्थ और परिभाषा, यानी एक तरीके से प्रबंध क्या होती है जानेंगे। उसके बाद प्रबंध की विशेषताएं क्या क्या है, प्रबंध के उद्देश्य क्या है, प्रबंध के महत्व क्या है, प्रबंध की प्रकृति क्या है ना। ये 5 टॉपिक इधर हुआ, है ना। छठा टॉपिक है प्रबंध के स्तर, है ना, यानी कितने लेवल पे होता है प्रबंध। उसके बाद प्रबंध के कार्य, समन्वय क्या होता है और समन्वय की प्रकृति एवं विशेषता, है ना। तो ये कुल मिला के 8-9 टॉपिक है जो कि हम लोग को पढ़नी है, ठीक है। यही कुछ 9 टॉपिक्स है और कुछ कुछ छोटा छोटा टॉपिक्स है तो उसको इंक्लूड नहीं किए हैं, लेकिन चैप्टर के अंदर हम पढ़ाएंगे उस चीज़ों को, ठीक है। तो यही कुछ टॉपिक्स को हम लोग को चैप्टर 1 के दौरान पढ़नी है। तो चलो जी शुरुआत करते हैं, चीज़ों को जानते हैं कि भाई प्रबंध क्या होती है, वहाँ से शुरू करते हैं और चीज़ों को अच्छे से ख़त्म करेंगे, ठीक है। चलो, तो सबसे पहला, है ना, सबसे पहला आता है कि भाई प्रबंध का अर्थ एवं परिभाषा, है ना। प्रबंध होती क्या है, हम लोग को जाननी ये चीज़ें हैं, है ना, कि प्रबंध क्या होती है। अभी तक तो आपको ये नहीं पता होगा कि प्रबंध क्या होती है। बहुत सारे बच्चों को पता होगा अगर थोड़ा बहुत भी पहले पढ़े होंगे तो। आप सिंपल वे में आप इतना समझो, है ना, प्रबंध क्या होती है, ठीक है। प्रबंध के बारे में आपको जो जाननी है, आप ऐसा समझो, आप कोई भी काम स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है। मान लेते हैं आप ना कोई एक दुकान खोल रहे हो, ठीक है, आप दुकान एक खोलने वाले हो। अब उसके लिए आप सिंपल सी बात है गए जाके दुकान के लिए आप सामान खरीदने लग गए, नहीं। आप ऐसे करोगे तो हो सकता है वो दुकान चले ना चले, है ना, चीज़ें सही तरीके से अपने टाइम पे आप दुकान जल्दी खोल पाओ, ऐसा भी नहीं हो सकता। फैक्ट्री मान लेते हैं कोई चीज़ों का खोल रहे हैं आप, है ना, मान लेते हैं कि आपको कपड़ा बनाने का फैक्ट्री खोलना है, ठीक है। लेकिन आप आज ही सोचे और गए जाके कपड़ा बनाने वाला फैक्ट्री के लिए मशीन जाके खरीद के ले आए अपना घर पे। ऐसे ही जाके पहला आपको मन हुआ कि आज चलो कपड़ा का हम फैक्ट्री अब खोलेंगे। आप आज ही उठे, आज शाम में गए और वहाँ से मशीन खरीद के अपने यहाँ ले आए कि भाई चलो अब तो फैक्ट्री हमारा स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे नहीं होता है। ऐसे चीज़ों को काम करोगे ना तो एक तरीके से बहुत अच्छा आपका नहीं होगा रिस्पॉन्स, उसका एक तरीके से बोल सकते हैं कि वो गलत डिसीजन भी आपके लिए हो सकता है। तो इससे अच्छा है ना कि सबसे पहले चीज़ों को पता करो कि भाई अगर हम कपड़ा का उद्योग अगर हम स्टार्ट करने वाले हैं तो क्या वो सही रहेगा, मार्केट में उन चीज़ों को हम बेच पाएंगे, जो कीमत हम उस बिज़नेस में लगाएंगे क्या वो कीमत हमें ऊपर हो पाएगी, हम कुछ प्रॉफिट वगैरह कमा पाएंगे या नहीं कमा पाएंगे, कुछ समाज को सेवा दे पाएंगे उससे या नहीं दे पाएंगे, क्या मेरा मन उसमें लगेगा, है ना। साथ ही साथ कहाँ पे हमें फैक्ट्री खोलना चाहिए, कितने लेबर्स वगैरह रखने की ज़रूरत होगी, कितने स्टाफ की ज़रूरत होगी, है ना, काम कैसे होगी, ये सब चीज़ों को अगर हम व्यवस्थित ढंग से अगर हम प्लान कर लेते हैं, अच्छे से हम लोग सोच विचार कर लेते हैं, है ना, तो एक तरीके से क्या होगी, यही तो प्रबंध कहलाएगी, है ना। और चीज़ें बहुत अच्छे से अपने टाइम से बन जाएगी, आपका फैक्ट्री बन जाएगा। जो सामान उसका फैक्ट्री के लिए चाहिए वो चीज़ें आप पहले से ही सोच विचार करके रखे हुए हो, है ना। मतलब उसी चीज़ को प्रबंध कहते हैं कि हम सारे चीज़ों को अच्छे से मैनेज कर ले, यानी मैनेजमेंट। प्रबंध का इंग्लिश में क्या कहते हैं, मैनेजमेंट कहते हैं। यानी जो भी काम को हम कर रहे हैं एक तो जनरल करते हैं और उसको अगर बहुत ही अच्छे तरीके से करें तो उसको प्रबंध कहते हैं, ठीक है। सारा चीज़ सही सही डिसीजन ले, क्या कब कैसे करना है ना, कितने व्यक्ति की ज़रूरत होगी, सारा चीज़ अगर हम सोच विचार करके करते हैं तो उसी को प्रबंध कहते हैं। आज हम लोग जानते हैं प्रबंध के बारे में एग्जाम में कैसे लिखना है। तो लिखना है प्रबंध एक ऐसा पर्यावरण तैयार करने की एवं उसे बनाए रखने की प्रक्रिया है जिसमें लोग समूह में कार्य करते हुए चुनिंदा लक्ष्यों को कुशलता से प्राप्त करते हैं।
क्या है यहाँ पे? प्रबंध एक ऐसा पर्यावरण तैयार करने में एवं उसे बनाए रखने की प्रक्रिया है ना। प्रबंध क्या करता है? एक ऐसा पर्यावरण तैयार करता है, मतलब मान लेते हैं हमको कोई काम को करना है, तब उस काम को करने लायक एनवायरनमेंट भी तो होना चाहिए। अगर हमें मान लो पढ़ाना है, ठीक है, अभी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है ना, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो मान लो हम इस गर्मी के कारण हो सकता है कि मेरा माइंड उतना शांत नहीं रहे जितना अभी है, और हम चीज़ों को अच्छे से नहीं एक्सप्लेन कर पाएंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा कि एक तरीके से जो इन्वायरमेंट तैयार किया गया प्रबंध के द्वारा, क्या हुआ कि भाई एक एसी लग गया या फैन लग गया, और इसके द्वारा क्या होगा कि हम शांत रहेंगे और हम अच्छे से पढ़ा पाएंगे। तो एक तरीके से प्रबंध क्या करता है? ऐसा ही पर्यावरण तैयार करता है, जो लक्ष्य हमारा है ना, उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए जो काम की जरूरत है, उस काम को करने का एक पर्यावरण तैयार करता है, और उसे बनाए रखने की प्रक्रिया है ना, जिसमें लोग समूह में कार्य करते हैं। प्रबंध में क्या होगा? लोग समूह में कार्य करेंगे। जैसे कि अगर कोई भी एक फैक्ट्री काम स्टार्ट करना है या फैक्ट्री एक संचालित करना है, तो उसमें बहुत सारे लोगों की जरूरत होगी, है ना, मतलब लेबर क्लास से लेके अपर क्लास तक बहुत सारे लोगों की जरूरत होगी। तो लोग समूह में कार्य करते हुए चुनिंदा लक्ष्यों को कुशलता से प्राप्त कर पाते हैं, है ना। जैसे अगर मान लो हम कपड़ा तो बनाते हैं, लेकिन अब सोचे कि इस साल जो है ना कपड़ा डबल हमको बनानी है ना। हमारा फैक्ट्री पहले से चल रहा था, लेकिन इस साल हम सोचे कि इस साल हमको ना डबल करनी है इस कपड़ा का उत्पादन को। तो एक तरीके से जो लक्ष्य है उसको एक तरीके से समूह में लोग कार्य करते हुए उस चुनिंदा लक्ष्य को कुशलता से प्राप्त करना चाहते हैं, है ना, करते हैं। और प्रबंध दूसरे व्यक्ति से कार्य कराने की क्षमता रखता है। प्रबंध क्या करता है ना कि जो और सारे लोग भी, एक तरीके से फैक्ट्री में एक ही लोग तो नहीं है, कई सारे लोग हैं, तो प्रबंध ये चीज़, प्रबंध में ये शक्ति है कि वो दूसरों से भी एक तरीके से अच्छे से काम करवा सकता है, ठीक है। तो हम लोग कुछ इस तरीके से लिख देंगे। प्रबंध पूछा जाएगा अगर प्रबंध क्या होती है तो आप ऐसे लिखोगे, कैसे? प्रबंध एक ऐसा पर्यावरण तैयार करने की एवं उसे बनाए रखने की प्रक्रिया है जिसमें लोग समूह में कार्य करते हुए चुनिंदा लक्ष्यों को कुशलता से प्राप्त करते हैं। प्रबंध दूसरे व्यक्ति से कार्य कराने की क्षमता रखता है। या फिर अगर बोले दूसरे शब्दों में, अगर इसका उत्तर जानोगे, देखो, किसी काम को कब करना है, किस व्यक्ति से करवाना है, कैसे करवाना है, प्रबंध कहलाता है, ठीक है। अगर सिंपल लैंग्वेज में अगर बोला जाए तो किसी काम को कब करना है, किस व्यक्ति से करवाना है, कैसे करना है, करवाना है, प्रबंध कहलाता है, ठीक है। इस तरीके से भी आप लिख सकते हो सिंपल में, लेकिन आप चीज़ों को अच्छे से समझ गए ना, तो आप डिटेल वे में लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रबंध। अब अगर बात करें हम प्रबंध के बारे में और चीज़ों को जानते हैं, ठीक है, जैसे कि प्रबंध की क्या क्या विशेषताएं हैं, अब हम लोग को ये जाननी है ना, कि भाई प्रबंध की क्या क्या विशेषताएं हैं। प्रबंध की कुछ तो विशेषता होगी जिसके कारण आज सोचो भारत में या फिर अन्य देशों में प्रबंध का इतना ज़्यादा एक तरीके से डिमांड है। लोग हर काम को प्रबंध के द्वारा ही करना चाहते हैं। पहले क्या होती थी ना कि लोग ऐसे ही काम को स्टार्ट कर देते थे, लेकिन अब सोचते हैं कि नहीं, सब कुछ अच्छे से सोच विचार करके सही तरीके से शुरू करेंगे। यही सही तरीके से शुरू करने को हम लोग प्रबंध कहते हैं, ठीक है। तो अब प्रबंध की विशेषताओं में अगर बात करें, सबसे पहली विशेषता की अगर हम लोग चर्चा करें तो वो विशेषता क्या है? वो विशेषता ये है कि प्रबंध एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। क्या है? उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। मतलब प्रबंध जो है, प्रबंध की आवश्यकता ही नहीं होगी जब हमारे पास कोई उद्देश्य नहीं होगा। अगर हम कोई एक टारगेट, कोई एक गोल, कुछ एक सोच के रखेंगे तभी तो हम उसके लिए प्रबंधन करेंगे। जैसे अगर हम मानो एक उदाहरण से जो समझे थे, हमें फैक्ट्री खोलनी है ना, तो हम उसके लिए प्रबंधन किए कि चीज़ें कितना बड़ा हमको गोडाउन चाहिए, कौन सा मशीन चाहिए, कितने लोगों की ज़रूरत है, कौन सा रॉ मटेरियल हमको चाहिए ताकि हम उत्पादन वगैरह कर सके, कहाँ पे बेचेंगे, इस सब के लिए हमको एक तरीके से सोच विचार करना हुआ, चीज़ों को व्यवस्थित करना हुआ, है ना। तो वहाँ पे हम लोग मान सकते हैं कि भाई प्रबंधन की जरूरत है। लेकिन जब हमारे पास कोई उद्देश्य ही नहीं रहेगा तो हमारे प्रबंध का जरूरत ही नहीं होगा। तो सबसे पहला तो ये है कि प्रबंध एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, यानी जब उद्देश्य होगी तभी प्रबंध हो सकती है ना। कोई उद्देश्य को पूरा करने के लिए ही प्रबंध हो सकती है। दूसरा विशेषता क्या है? प्रबंध किसी भी संगठन के उद्देश्य को पूरा करने की क्षमता रखता है। देखो, प्रबंध आप जानते हो उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया तो है, मतलब जहां उद्देश्य होगी तभी वहां पे प्रबंध होगी, और प्रबंध में ये क्षमता होती है कि उस उद्देश्य को वो पूरा करे, है ना। जैसे अगर मान लो हमारा एक फैक्ट्री है जिसमें हम ना डेली का अगर मान लो 1000 बिस्किट का निर्माण करते हैं, ठीक है, लेकिन हमारा एक गोल बना, एक उद्देश्य बना, है ना, कि अब जो है ना हम लोग को 5000 एक दिन में बिस्किट का निर्माण करना है ना। बिस्किट का पैकेट बनाती है ये कंपनी, है ना। तो अब ये सोचा कि एक दिन में ना हमको 5000 बिस्किट का निर्माण करना है, तो इसके लिए इसको क्या करना होगा? रॉ मटेरियल बढ़ाना होगा, लेबर बढ़ाना होगा, ठीक है, ये सब चीज़ों की ज़रूरत हो सकती है। तो अगर हमारे पास ये गोल है, ये उद्देश्य है, तभी तो एक तरीके से सब लोग मिलकर इस काम को पूरा करेंगे कि 1000 बिस्किट का जो उत्पादन अभी कर रहे हैं इसको 5000 पे ले जाना है।
तो उद्देश्य को पूरा करने की प्रबंध में क्षमता भी रखता है ना, प्रबंध के पास वो क्षमता भी रहता है कि उस उद्देश्य को पूरा कर सके। अब प्रबंध क्या करेगा, बहुत सारे लोगों को हायर करेगा, नए नए लोगों को अपने कंपनी में, अपने फैक्ट्री में भर्ती करेगा, ताकि वो और से ज़्यादा बिस्किट का निर्माण कर सके। जहाँ मशीनों की ज़रूरत होगी वहाँ और मशीन खरीदा जाएगा, जहाँ पे और कच्चा माल की ज़रूरत होगी वहाँ और कच्चा माल का ज़रूरत पूरा किया जाएगा, है ना, तभी जाके ना 5000 बिस्किट का उत्पादन हो सकेगा। तो जो हमारा उद्देश्य रहेगा उसको पूरा करने की क्षमता भी प्रबंध के अंतर्गत होती है। तो प्रबंध की एक विशेषता ये भी है। प्रबंध एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। प्रबंध किसी भी संगठन के उद्देश्य को पूरा करने की क्षमता रखता है, ठीक है। उसके बाद देखो, प्रबंध सर्वव्यापी है ना, प्रबंध की आवश्यकता ना हर जगह होती है। सर्वव्यापी मतलब सभी जगह पे, है ना, बोल सकते हैं प्रबंध एक तरीके से सभी जगह उपलब्ध होती है। चाहे वो बात करें छोटा कंपनी हो, है ना, छोटा व्यवसाय हो, बड़ा व्यवसाय हो, मध्यम वर्ग का व्यवसाय हो, है ना, चाहे बात करेंगे सरकारी काम हो, चाहे बात करें अर्ध सरकारी काम हो, चाहे बात करें प्राइवेट निजी काम हो, है ना, हर जगह एक तरीके से क्या होती है, प्रबंध की जरूरत होती है। अब सिंपल सी बात आप सोचो ना, एक अगर मान लो एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम लाभ कमाना नहीं है, अगर वो सोचा कि हम ना एक तरीके से चलो आज जो है ना इस एरिया में जितना भी है उस पूरे का सफाई करेंगे, बस सोच लिया। अब बताओ, सोच लेने से होगा कि भाई हम पूरा इस एरिया को साफ कर देंगे? ये तो देखना होगा ना कि भाई साफ जो करेंगे तो कचरा जाएगा कहाँ पे, कचरा वो एक तरीके कितने लोगों की जरूरत होगी इसको साफ करने में, है ना, सब कुछ सोच विचार के ना करना होता है। तो प्रबंध की जरूरत हर जगह पे होता है, सर्वव्यापी है। चाहे वो कैसा भी काम बात करोगे, किसी भी, आप अपने कार्य में प्रबंधन नहीं करते, आप भी प्रबंध करते हो। कैसे पता है? आप अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते, एक होता है जनरल स्टूडेंट, है ना, अरे कर लेंगे, हो जाएगा, है ना, जैसे होगा देख लेंगे, ठीक है। और एक होता है कि नहीं भैया हमको पढ़ना है और अच्छे तरीके से पढ़ना है, मतलब हमको बोर्ड में मेरा एक टारगेट है कि 95% लाना है, 99% लाना है, तो हमको उसके लिए पढ़ना है। तो आप चीज़ों को एकदम व्यवस्थित करके टेबल वगैरह लगा के अपना टाइम टेबल के अकॉर्डिंग अपना पढ़ाई करते हो, तो वो क्या हुआ, आप मैनेज कर रहे हो सही तरीके से, तो वही मैनेजमेंट ही करना तो प्रबंध हुआ ना, ठीक है। तो प्रबंध एक सर्वव्यापी है, प्रबंध की जरूरत हर जगह पे होती है, ठीक है। सर्वव्यापी मतलब सभी जगह पे, जो सभी जगह व्याप्त हो। चलो, प्रबंध एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। देखो एक तरीके से बात करेंगे, प्रबंध क्या होती है, चीज़ों को हर हमेशा व्यवस्थित करके रखना, और व्यवसाय जब तक संचालित होगी तब तक एक तरीके से प्रबंध की जरूरत होगी, क्योंकि हर समय जो है एक तरीके से प्रबंधन की जरूरत पड़ती रहेगी, ठीक है। तो प्रबंध एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, या बोल सकते हैं प्रबंध एक सतत प्रक्रिया है, ठीक है। प्रबंध एक सामूहिक क्रिया है। क्या है? एक सामूहिक क्रिया। इसमें लोग समूहों में काम करते हैं। आप जानते हैं ना कि प्रबंध में अगर जैसे एक फैक्ट्री का ही उदाहरण दिए तो फैक्ट्री में बहुत सारे लोग काम करते हैं, तो पूरा मिला के उसको प्रबंधन हम लोग कहते हैं। तो प्रबंध एक क्या हुआ? सामूहिक प्रक्रिया हुआ, है ना। प्रबंध एक क्या हुआ? सामूहिक प्रक्रिया हुआ। इसमें लोग समूहों में मिलकर एक उद्देश्य को पूरा करने के लिए काम करते हैं। इसलिए बोल सकते हैं कि प्रबंध की कुछ विशेषताएं इस प्रकार है। प्रबंध एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। प्रबंध किसी भी संगठन के उद्देश्य को पूरा करने की क्षमता रखता है। प्रबंध सर्वव्यापी है। प्रबंध एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। प्रबंध एक सामूहिक क्रिया है, ठीक है। कुछ ये आपका हो गया प्रबंध की विशेषताएं, है ना, जो कि आपको अच्छे से समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक पे हम लोग चलते हैं। वो क्या है? प्रबंध का उद्देश्य। भाई प्रबंध के क्या उद्देश्य हैं ये भी तो हम लोग को जाननी है। प्रबंध की विशेषता को तो हम लोग समझ लिए, भाई प्रबंध की क्या क्या विशेषता है, खूबी क्या क्या है, लेकिन प्रबंध करने का उद्देश्य भी तो होगा। अगर आप आज पढ़ रहे हो तो इसके पीछे कुछ तो उद्देश्य है। आपका उद्देश्य है ना, झूठ नहीं है ना उद्देश्य, हाँ एकदम, कि भैया हमको 95% लाना है ना, उद्देश्य तो है तुम्हारा, मतलब झूठ क्यों बोल रहे हो, है ना। 95% भैया हमको लाना है, इसलिए मेरा उद्देश्य ये है कि हम 95% लाए, इसीलिए आज हम पढ़ रहे हैं। ऐसे ही प्रबंधन को कर रहे हैं तो इसके पीछे ना कोई उद्देश्य होगा, है ना कोई रीज़न तो होगा जो हम प्रबंधन कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो प्रबंध के उद्देश्य कुल मिला के 3 भाग में बांट सकते हैं: संगठनात्मक उद्देश्य, सामाजिक उद्देश्य और कर्मचारी उद्देश्य, है ना। संगठनात्मक उद्देश्य कि भाई संगठन को बचाए रखे, है ना, संगठन को सही तरीके से रखे। सामाजिक उद्देश्य कि भाई समाज की आवश्यकताओं को भी पूरा करे। और कर्मचारी संबंधी उद्देश्य ताकि कर्मचारी को भी खुश रख सके अपने व्यवसाय में, ठीक है। तो प्रबंध के उद्देश्य 3 होते हैं, सबसे पहला संगठनात्मक, दूसरा सामाजिक और तीसरा कर्मचारी संबंधी उद्देश्य, है ना। तो आइए एक एक करके जानते हैं। संगठनात्मक उद्देश्य क्या होता है? चलो देखो, प्रबंध संगठन के लिए उद्देश्यों का निर्धारण एवं उसे पूरा करने के लिए उत्तरदायी होता है। प्रबंध क्या होता है? संगठन के लिए, कोई भी व्यवसाय है उसके लिए उद्देश्यों का निर्धारण कि भाई हमारा क्या गोल है, सबसे पहले तो ये डिसाइड करेगा, और उसको पूरा करने के लिए उत्तरदायी होता है। प्रबंधन का काम है, प्रबंध का काम है कि उसको पूरा भी करे जो लक्ष्य है आपका।
इसे सभी क्षेत्रों में अनेक प्रकार के उद्देश्यों को प्राप्त करना होता है तथा सभी अंशधारी, कर्मचारी, ग्राहक, सरकार आदि के हितों को ध्यान में रखना होता है ना। सारे लोगों का एक तरीके से बात करेंगे, अंशधारी जो शेयर होल्डर्स है, जो कर्मचारी है, ग्राहक है, सरकार है, इन सब के हितों को ध्यान में रखना होता है प्रबंधन को, कि किसी को नुकसान ना हो। किसी भी संगठन का मुख्य उद्देश्य मानव एवं भौतिक संसाधनों के अधिकतम संभव लाभ के लिए उपयोग होना चाहिए, जिसका तात्पर्य है व्यवसाय के आर्थिक उद्देश्यों को पूरा करना। एक तरीके से जो भी हमारे पास वर्तमान में मौजूदा संसाधन है, उन संसाधनों का कुशलतम उपयोग हो सके, उसका सही तरीके से उपयोग हो सके, इसके लिए एक तरीके से प्रबंध की जरूरत होती है। संगठनात्मक उद्देश्य के प्रबंध में निम्नलिखित उद्देश्य हैं, है ना। जैसे बोल सकते हैं संगठनात्मक उद्देश्य के अंतर्गत प्रबंध के कुछ उद्देश्य कौन कौन से हैं। जैसे देखो, अपने आप को जीवित रखना, सबसे पहले भाई हमारा व्यवसाय बंद ना हो जाए, ये भी प्रबंध का संगठनात्मक उद्देश्य है कि व्यवसाय एक तरीके से संचालित रहे। चीज़ें अगर चलती रहेगी, सब कुछ अगर सामान बनाए वो बिकता रहेगा, सब कुछ संचालित होती रहेगी, तो बोल सकते हैं अपने आप को जीवित रख पाता है ना। तो सबसे पहला उद्देश्य क्या है संगठनात्मक उद्देश्य में? अपने आप को जीवित रखना, लाभ अर्जित करना। जब हम प्रॉफिट कमाएंगे तभी तो अपना व्यवसाय को संचालित रख सकेंगे। और तीसरा है बढ़ोतरी करना, हम लोग को आगे भी बढ़ना है, एक्सपेंड भी करना है ना। जब हम एक तरीके से संगठनात्मक उद्देश्य, सबसे पहले हम सोचे कि भाई हमको जो है ना एक तरीके से व्यवसाय करनी है ना। और तो सबसे पहला जो उद्देश्य हमारा ये होगा कि संगठनात्मक उद्देश्य, कि वो व्यवसाय हमारा बंद ना हो, वो व्यवसाय संचालित रहे, है ना। इसके लिए प्रबंध जिम्मेवार है। उसके बाद प्रॉफिट होता रहे, लाभ हम कमाते रहें, ये संगठनात्मक उद्देश्य है। उसके बाद एक तरीके से बढ़ोतरी भी होते रहे, मतलब एक तरीके से बिजनेस को हम अपना बड़ा भी करते चले, ठीक है। तो ये एक तरीके से प्रबंध के संगठनात्मक उद्देश्य हैं, ठीक है। चलो, तो ये हो गया। जैसे कि आप सिंपल बात समझो ना कि कोई एक कंपनी होता है, तो सबसे पहले कंपनी ये सोचता है कि भाई साहब हम जिस चीज़ के लिए हम एक तरीके से आए हैं मार्केट में, हम उन चीज़ों में एक तरीके से बने रहें। ये नहीं कि भाई हमारा नुकसान हो जाए, हमारा कंपनी ही बंद हो जाए। सबसे पहला तो ये ध्यान में रखा। दूसरा कि भाई प्रॉफिट होता रहे, लाभ हम कमाते रहे, ताकि हम एक तरीके से सर्वाइव कर पाएंगे। तीसरा ये कि हम आगे बढ़ोतरी भी कर पाए, हम आगे एक्सपेंड भी कर सके। जैसे अगर आप देखोगे रिलायंस का एक मॉल है, तो वो अपना मॉल हर एक शहर में खोलता जा रहा है ना। आपके शहर में भी, आपके ज़िला में भी आ गया होगा। तो ये सब क्या है? ये सब इसीलिए है ना कि एक तरीके से जो भी चीज़ें हैं, मतलब हम लोग अपने बिजनेस को और बढ़ोतरी करते जाएं। तो प्रबंध का एक संगठनात्मक उद्देश्य है, जिसके द्वारा एक तरीके से अपने संगठन को बना के रखना, लाभ कमाना और उसे आगे बढ़ाने में मदद करता है, ठीक है। दूसरा है अपने पास सामाजिक उद्देश्य, है ना। तो आइए अब सामाजिक उद्देश्य को हम लोग समझते हैं कि भाई सामाजिक उद्देश्य क्या होता है प्रबंध का, है ना। अब इसको जानते हैं। प्रबंध का उद्देश्य समाज के लिए लाभों की रचना करना एवं संगठन चाहे, है ना। प्रबंध का उद्देश्य समाज के लिए लाभों का रचना करना है। कहोगे भैया प्रबंध का उद्देश्य समाज को लाभ पहुंचाना, ये तो बिजनेस को लाभ पहुंचाता है, ये समाज को भी लाभ पहुंचाएगा। हाँ जी, हाँ सही बात है। प्रबंध का काम सिर्फ व्यवसाय के लाभ नहीं देखना, बल्कि एक तरीके से समाज को भी लाभ पहुंचे, ये भी देखना काम होता है, ठीक है। चाहे व्यावसायिक हो अथवा गैर व्यावसायिक, समाज के अंग होने के कारण उसे कुछ सामाजिक दायित्व को पूरा करना होता है ना। मतलब चाहे वो गैर लाभकारी संगठन हो या फिर लाभकारी संगठन हो, क्यों ना हो, है ना, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो समाज में ही ना अपना एक तरीके से व्यवसाय का संचालन कर रहा है, उसे कुछ सामाजिक पहलुओं को ध्यान में रखना होता है, ठीक है। इसका अर्थ है कि समाज के विभिन्न अंगों के लिए अनुकूल आर्थिक मूल्यों की रचना करना इसमें सम्मिलित है। जैसे आप देखोगे टाटा ही अगर बात करोगे, टाटा कंपनी को ही देखोगे, तो वो ना एक तरीके से समाज में है तो प्राइवेट कंपनी, लेकिन वो क्या करता है, बहुत सारा एक तरीके से जगह पे डोनेशन करता है, कुत्ते वगैरह को, डॉग्स वगैरह है, उस सबको एक तरीके से रेस्क्यू वगैरह करता है। अगर कहीं पे वैसा हालत ख़राब है उसका, तो उसको एक तरीके से पालन पोषण उसका देख रेख करते हैं, है ना। बहुत जगह एक तरीके से मतलब हॉस्पिटल वगैरह खोले हुए हैं, ताकि जो समाज में सेवा भी कर सके, ठीक है। तो एक इससे क्या होता है, लोगों को ट्रस्ट भी बढ़ता है बिजनेस पे, और लोगों को भरोसा भी होता है कि ये देखो फ्री में कर रहे हैं, हम लोग जनता के लिए कर रहे हैं। तो एक तरीके से सामाजिक महत्व को भी होता है। हर एक व्यवसाय चाहे गैर लाभकारी हो चाहे लाभकारी हो, उसका कुछ सामाजिक महत्व भी होता है, क्योंकि वो अपने व्यवसाय का संचालन समाज में कर रहा होता है, ठीक है। जैसे देखो सामाजिक उद्देश्य क्या हो सकता है, उत्पादन के पर्यावरण की नई पद्धति अपनाना। भाई एक तरीके से हम ऐसे पद्धति को अपनाएं, ऐसे टेक्नोलॉजी को अपनाएं जिसके कारण उत्पादन सही अच्छे तरीके से हो सके, नए तरीके से हो सके, है ना। अब ऐसे नहीं कि भाई ऐसा उत्पादन कर रहे हैं जिसमें जो मजदूर हैं उसी को अपना जान गंवाना पड़ जाता है, ठीक है। दूसरा ये कि समाज से वंचित वर्गों को रोजगार और अवसर प्रदान करना, कि समाज में ऐसे भी लोग होते हैं जिनको एक तरीके से रोजगार नहीं होता है, बेरोजगार होते हैं, तो उन सारे लोगों को रोजगार प्रदान करना, है ना। तो ये भी एक तरीके से सामाजिक उद्देश्य है, एक व्यवसाय को पूरा करना होता है,
विद्यालय और स्वास्थ्य सेवाएं जैसी सुविधाएं प्रदान करना। कि एक तरीके से मान लेते हैं कि एक बड़ा सा फैक्ट्री हमारा चल रहा है गांव में, है ना, लेकिन हम देखें बहुत अच्छा हम वहाँ से प्रॉफिट कमा रहे हैं, लेकिन हम देखें ना आसपास के लोग ना शिक्षित ही नहीं हैं। तो हम क्या किए, वहाँ के आसपास में सारे लोगों को बुलाए, एक टीचर रख दिए हम अपना, और वो टीचर अपना पढ़ा रहे हैं पूरा गांव। ठीक है, इससे क्या हुआ, उस गांव के लोग शिक्षित भी हो रहे हैं, एक जिम्मेवारी भी पूरा हो रही है, उस गांव के लोगों को हमारे कंपनी पे भरोसा भी हो रहा है, तो एक सामाजिक जिम्मेवारी को भी हम पूरा कर रहे हैं। तो संगठनात्मक उद्देश्य समझ गए और सामाजिक उद्देश्य आप समझ गए। ठीक है, अब आइए एक तरीके से क्या है अपने पास कर्मचारी संबंधी उद्देश्य है ना, कि कर्मचारी का कुछ उद्देश्य होता है कर्मचारी के लिए। प्रबंध का एक मुख्य उद्देश्य कर्मचारी संबंधी उद्देश्य भी है। इसमें कर्मचारियों पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। क्या चीज़, किस पर ध्यान दिया जाता है? कर्मचारियों पर, जो भी स्टाफ वगैरह है उन सब लोगों पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। कर्मचारियों को वेतन में बढ़ोतरी कटौती की अगर आवश्यकता हो, है ना, तो सिंपल सी बात है, अगर कोई कर्मचारी अगर अच्छा काम किया तो उसको जो मतलब हम लोग देते हैं वेतन, उसमें थोड़ा सा बढ़ा के दे, अगर खराब काम किया तो कट करके दे, इसकी आवश्यकता होती है ना। अगर हो तो प्रबंधक उसे पूरा करता है। प्रबंध को संगठन में तालमेल के लिए व्यक्तिगत उद्देश्यों को संगठनात्मक उद्देश्य के साथ मिलान करना होता है। क्या होता है, प्रबंध को संगठन में तालमेल के लिए व्यक्तिगत उद्देश्य को संगठनात्मक उद्देश्य के साथ मिलाना पड़ता है। ठीक है, कि जो संगठन का हमारा उद्देश्य है कि भाई इस चीज़ को पूरा करना है, अपने एक तरीके से व्यवसाय को संचालित करना है, अपने आप को अस्तित्व बनाए रखना, अपने आप को लाभ कमाना, अपने आप को विस्तार करना, ये हमारा संगठनात्मक उद्देश्य है। तो एक जो कर्मचारी है उसका व्यक्तिगत जो एक तरीके से बात करें विचारधारा जो है वो मिले उस चीज़ से, है ना। तो व्यक्तिगत उद्देश्य को संगठनात्मक उद्देश्य के साथ मिलान करना होता है। यही होता है कर्मचारी संबंधी उद्देश्य, कि जो भी कर्मचारी है वो भी सोचे कि हाँ इस कंपनी को हमको आगे बढ़ाना है, इस कंपनी को प्रॉफिट हो, इस चीज़ के लिए हम काम कर रहे हैं, है ना। तो एक तरीके से कर्मचारी संबंधी ये उद्देश्य होते हैं। तो प्रबंध की एक तरीके से प्रबंध क्या होती है समझ गए, प्रबंध की विशेषता क्या होती है, प्रबंध की एक तरीके से बात कर ले हम लोग, तो इसका उद्देश्य क्या क्या है, ये सब चीज़ों को अभी हम लोग जाने हैं। अब हम लोग को जाननी है प्रबंध के क्या महत्व होती है, इन चीज़ों को हम लोग को जाननी है कि प्रबंध की क्या क्या महत्व है। आइए हम लोग इसको जानते हैं। अब आइए हम लोग जानते हैं कि प्रबंध के क्या क्या महत्व होती है। महत्व के बारे में भी हम लोग को जाननी चाहिए कि प्रबंध के क्या क्या महत्व होती है। तो महत्व को चलिए समझते हैं। सबसे पहला देखिए भाई, हर चीज़ों का कुछ ना कुछ महत्व होता है। आपका भी तो कोई महत्व है, कुछ तो वैल्यू है ना। कहोगे क्या बात करो भैया, बहुत महत्व है हमारा, है ना। किन चीज़ों में है, थोड़ा सा ध्यान दो तो। सर बहुत कुछ बदलने आए हैं संसार में, क्या बदलोगे, सोचो मत, आ जाओ इधर 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 आ जाओ। प्रबंध के क्या महत्व है इसको हम लोग चलिए जानते हैं। आपका अपना महत्व अभी आप सोचने में लग गए तो छोड़ो भाई, जानते हैं प्रबंध के क्या महत्व है। ठीक है, इसी को सीख के अपने दिल को तसल्ली दे लो, है ना। समझ जाओ कि भाई आपका कोई महत्व नहीं है। फिर कहोगे नहीं भैया ऐसा बात बिल्कुल भी मत कहिए, हमें बहुत महत्व है। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। प्रबंध के महत्व चलिए समझते हैं। तो प्रबंध के कुछ महत्व जानते हैं। सबसे पहला है अपने पास, प्रबंध सामूहिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक होता है। देखो कई सारे लोग मिला, है ना, कई सारे लोग मिला, जैसे कि मान लेते हैं ए मिला, बी मिला, है ना, सी मिला, डी मिला, ये सब व्यक्ति है। ठीक है, ये सब लोग मिलके एक तरीके से जो एक लक्ष्य बनाया है ना, कि भाई ये लक्ष्य को, ये गोल को हमको पूरा करना है। तो प्रबंध उसको प्राप्त करने में सहायता प्रदान करता है कि भाई जो गोल है, जो एक तरीके से लक्ष्य है, उसको पूरा करता है। जैसे अगर हम बोले थे ना, एग्जाम्पल लिए थे, 1000 बिस्किट का उत्पादन करता है। अब उसका मन है कि एक तरीके से अब जो है ना, हम 5000 बिस्किट का डेली उत्पादन करें, 5000 बिस्किट का उत्पादन डेली करें। तो जो हमारा लक्ष्य है उसको पूरा करने में सहायता भी प्रदान करता है कौन, प्रबंध। प्रबंध क्षमता में वृद्धि करता है। देखो प्रबंध जो है क्षमता में, हमारा क्षमता इतना था 1000 का था, लेकिन क्षमता में वृद्धि करता है, इसलिए 5000 अब हम लोग कर सकते हैं प्रबंधन के माध्यम से, सही कुशल प्रबंधन होने के कारण। तो प्रबंध का एक महत्व क्या है कि प्रबंध क्षमता में वृद्धि करता है। प्रबंध लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक होता है। प्रबंध गतिशील संचालन का निर्माण करता है, गतिशील संगठन का निर्माण करता है। सॉरी, ये जो संगठन होती है, अलग अलग लोगों को एक साथ मिलकर जो काम करता है उसको संगठन कहते हैं। तो प्रबंध एक गतिशील संगठन बनाती है। मतलब कहने का मतलब जिसमें लगातार काम चलता रहे, ये नहीं कि काम हुआ बंद हो गया और बस फिर चल रहा है ना, ऐसा नहीं। प्रबंध एक गतिशील जो है संगठन का निर्माण करता है, जिसमें लोग अपने अपने उद्देश्य के लिए काम करते रहे। प्रबंध व्यक्तिगत उद्देश्यों को प्राप्ति में सहायक होता है ना। एक व्यक्ति मान लेते हैं कि अगर क्या काम करता था, कितना काम कर रहा है, अब वो सोचा कि नहीं एक तरीके से व्यवसाय को आगे बढ़ाना है तो हमको इतना काम करना होगा। तो प्रबंध के द्वारा अगर काम किया जाए, तो अगर सही तरीके से किया जाए, तो प्रबंध बोल सकते हैं कि एक व्यक्तिगत उद्देश्यों को प्राप्ति में सहायक होता है।
प्रबंध समाज के विकास में सहायक होता है। अगर मान लेते हैं कि सही तरीके से अगर एक व्यवसाय भी चलता है तो वो एक तरीके से समाज के विकास में काम करेगा। प्रबंध से एक तरीके से रोजगार बढ़ती है, ऐसे लोगों को जो एक तरीके से रोजगार से वंचित है उन लोगों को एक तरीके से रोजगार दिया जाता है। तो ये सब क्या होता है, प्रबंध समाज के विकास में सहायक होता है। इसीलिए ना तो प्रबंध के कुछ ये महत्व आपको निम्नलिखित दिख रहे हैं, तो ये थोड़ा सा आप इसको नोट कर लीजिएगा और इसको ध्यान में रखिएगा। होप सो आपका ये क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं भाई, सबसे जरूरी जो जिससे आपके एग्जाम में सवाल पूछी जाती है वो है प्रबंध की प्रकृति, है ना। प्रबंध कला के रूप में कैसे बतलाइए, प्रबंध विज्ञान के रूप में कैसे बतलाइए, प्रबंध एक पेशा के रूप में कैसे बतलाइए, है ना। ये सब सवाल आप देखे होंगे अक्सर पूछे जाते हैं। तो अब चलिए इसी टॉपिक को हम लोग पढ़ते हैं कि भाई प्रबंध की प्रकृति क्या होती है ना। प्रबंध की प्रकृति जो है, प्रबंध इतना ही पुराना है जितना कि ये सभ्यता। आप जानते होंगे कि भाई हम लोग बोलते हैं कि हमारा सभ्यता हड़प्पा सभ्यता इतना पुराना सभ्यता है, विश्व का सबसे पुराना सभ्यता हड़प्पा सभ्यता है, हम लोग ऐसा बोलते रहते हैं, ठीक है। तो हमारा प्रबंध भी उतना ही पुराना है जितना कि यह सभ्यता। वास्तव में संगठन को विशिष्ट लक्षण माना जा सकता है जो सभ्य समाज को असभ्य समाज से अलग रखता है ना। प्रबंध के द्वारा सभ्य समाज जो होता है असभ्य समाज से अलग होता है ना। अगर मान लो एक गवर्नमेंट भी अगर बैठा हुआ है ना, गवर्नमेंट भी अगर बैठा हुआ है तो वो क्या करता है, वो एक तरीके सही तरीके से प्रबंधन करता है कि हर विभाग में काम सही तरीके से हो पाए। इसके लिए अलग अलग लोगों को बैठा के रखता है, वो सब लोग एक तरीके से हर लोगों को दबाव देता है काम अच्छे से करने के लिए। तो एक तरीके से बोल सकते हैं कि जहाँ पे प्रबंध होगी वहाँ पे एक तरीके से चीज़ों का संचालन बहुत बढ़िया तरीके से होगा, है ना। तो देखो प्रबंध की प्रकृति सबसे पहला है, प्रबंध एक कला के रूप में है, प्रबंध एक विज्ञान के रूप में, प्रबंध एक पेशा के रूप में। आइए जानते हैं कि प्रबंध कला के रूप में कैसा है। प्रबंध को हम लोग आर्ट क्यों कहते हैं, है ना। मैनेजमेंट को हम लोग आर्ट क्यों कहते हैं, आइए जानते हैं। मैनेजमेंट को साइंस भी कहते हैं, मैनेजमेंट को प्रोफेशन भी कहते हैं, तो सब चीज़ों को जानेंगे। पहले आइए मैनेजमेंट को हम लोग कला क्यों कहते हैं, आर्ट्स क्यों कहते हैं, ठीक है। प्रबंध कला कुछ इस प्रकार है, प्रबंध जो है कला कुछ इस प्रकार है जिस प्रकार कला में इच्छित परिणामों को पाने के लिए वर्तमान ज्ञान का व्यक्तिगत और दक्षतापूर्ण उपयोग होता है। जैसे आप जानते होंगे कोई भी कला जो होता है, आर्ट्स में क्या होता है कि जो मौजूदा ज्ञान होता है उसको एक तरीके से सामने लाना होता है ना। जो वर्तमान ज्ञान होता है उसको दक्षतापूर्ण उपयोग करना होता है, उसे हम लोग आर्ट्स कहते हैं, है ना। ठीक उसी प्रकार इच्छित प्रबंध जो है कला कुछ इस प्रकार जिस प्रकार कला में इच्छित परिणामों को पाने के लिए वर्तमान ज्ञान की व्यक्तिगत और दक्षतापूर्ण उपयोग होता है, ठीक उसी प्रकार प्रबंध में किसी निश्चित उद्देश्य को प्राप्ति के लिए वर्तमान ज्ञान की व्यक्तिगत और दक्षतापूर्ण उपयोग की आवश्यकता होती है। प्रबंध कला के रूप में कैसा है, क्यों है ना। प्रबंध की एक प्रकृति है, प्रबंध एक कला के रूप में। तो प्रबंध एक कला के रूप में इसलिए है कि जिस प्रकार कला में एक तरीके से होता है कि जो वर्तमान ज्ञान होता है उसको एक तरीके से उपयोग में लाना, उसी प्रकार एक तरीके से बोल सकते हैं प्रबंध कला के रूप में इस प्रकार है ताकि एक तरीके से निश्चित उद्देश्य को प्राप्ति के लिए वर्तमान ज्ञान को, है ना, वर्तमान ज्ञान के व्यक्तिगत और दक्षतापूर्ण उपयोग की आवश्यकता होती है ना। भाई जो भी हमारे पास नॉलेज है उसको उपयोग में लाने की प्रक्रिया को ही एक तरीके से क्या कहते हैं, कला कहते हैं। मतलब प्रबंध कला के रूप में हम लोग कहते हैं, ठीक है। कि जो भी हमारे पास मौजूदा वर्तमान ज्ञान है उसको एक तरीके से हम लोग उपयोग में लाए, इसी को कहते हैं प्रबंध एक कला के रूप में। आगे बढ़ते हैं, प्रबंध एक विज्ञान के रूप में, है ना। अब हम लोग जानते हैं कि प्रबंध एक विज्ञान के रूप में है कैसे। प्रबंध आर्ट्स है, हम लोग समझ गए कि भाई एक तरीके से जैसे आर्ट्स में होता है कि जो मौजूदा ज्ञान होता है उसको उपयोग में लाना हम लोग का आर्ट्स कहलाता है। इसी प्रकार प्रबंध करते समय हमारे लोग का जो भी एक तरीके से मौजूदा ज्ञान है उसको एक तरीके से उपयोग में लाना उसको कहते हैं एक तरीके से प्रबंध कला के रूप में। प्रबंध विज्ञान के रूप में कैसे हुआ, प्रबंध एक क्रमबद्ध ज्ञान का समूह है। प्रबंधक एक क्रमबद्ध ज्ञान का समूह है जिसमें विज्ञान का मूलभूत विशेषताएं पाई जाती है जो कि निम्नलिखित है। प्रबंध में भी एक तरीके से मूलभूत विज्ञान की विशेषताएं पाई जाती है। जैसे हम लोग जानते हैं क्या चीज़, जैसे हम लोग जानते हैं एक तरीके से विशिष्ट ज्ञान को एक तरीके से क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग उसमें प्रयोग करते हैं, उसमें बहुत सारा अध्ययन करते हैं, तब जाके हम लोग कोई भी परिणाम पे उतर के आते हैं। तो उसी प्रकार देखिए वैज्ञानिक सिद्धांत सार्वभौमिक होता है ना। वैज्ञानिक सिद्धांत जो है सार्वभौमिक होता है, सब जगह लागू होता है, उन्हें किसी भी जगह लागू किया जा सकता है।
विज्ञान ज्ञान का क्रमबद्ध समूह है ना, ज्ञान के क्रमबद्ध समूह को हम लोग विज्ञान कहते हैं। तो हम लोग जानते हैं विज्ञान ज्ञान का क्रमबद्ध समूह है। जिस प्रकार वैज्ञानिक सिद्धांत परीक्षण पर आधारित होता है, ठीक उसी प्रकार प्रबंधन सिद्धांत परीक्षण पर आधारित होता है। जिस प्रकार वैज्ञानिक सिद्धांत क्या होता है, वैज्ञानिक का कोई भी सिद्धांत प्रिंसिपल्स जो बनता है वो परीक्षण पर आधारित होता है, पहले उसको टेस्ट किया जाता है। और ठीक उसी प्रकार है ना, ठीक उसी प्रकार यहाँ पे बोला गया है, ठीक उसी प्रकार प्रबंधन सिद्धांत प्रबंधन जो है सिद्धांत परीक्षण पर आधारित होता है ना। यहाँ पे प्रबंधन सिद्धांत जो है मतलब एक तरीके से हम लोग चीज़ों को व्यवस्थित अगर कर रहे हैं वो भी बहुत सारे परीक्षण पर आधारित होता है। अगर हमारे पास कोई सिद्धांत या कोई प्रिंसिपल है कि प्रबंधन इस तरीके से करना है, इसका ये मतलब है कि पहले कोई ना कोई उस सिद्धांत को देख चुका है, उस चीज़ को लागू कर चुका है। ठीक है, तो प्रबंधन एक कला के रूप में भी है कि एक तरीके से जो भी हमारे पास मतलब ज्ञान का क्रमबद्ध समूह है उसको एक तरीके से क्या करना, उसी आधार पर एक तरीके से प्रबंधन कर रहा। तो प्रबंधन एक विज्ञान के रूप में। आगे बढ़ते हैं, प्रबंध एक पेशा के रूप में। देखिए प्रबंध एक पेशा के रूप में कैसे है। ठीक है, आज देखे होंगे ज़्यादातर देशों में अगर बात करें प्रबंध को एक पेशा के रूप में देखे जाने लगा है। पहले लोग क्या होता था ना, जो एक तरीके से बिजनेस करता था वही एक तरीके से सारा मैनेजमेंट सारा प्रबंध वही करता था। लेकिन आजकल क्या हो गया है कि जो बिजनेस चला रहा है वो भी एक तरीके से अपना काम कर रहा है और जो एक तरीके से पेशेवर प्रबंधक बन गया है ना, कि एक तरीके से लोग अब दूसरे का मैनेजमेंट करते हैं, चीज़ों को व्यवस्थित करते हैं, उसको बोल सकते हैं पेशेवर अपने पास क्या चीज़, प्रबंधक। ठीक है, तो प्रबंधन एक पेशे के रूप में भी होता है। जैसे कि बात करें प्रबंध में भी पूर्ण अनुशासन पाया जाता है ना। अन्य पेशों की बात ही प्रबंधक भी अपनी एक तरीके से कार्यकुशलता के लिए अनुशासन का पालन करते हैं। प्रबंधक जो होता है एक तरीके से बोल सकते हैं कि वो भी अपने अनुशासन का पालन करता है। प्रबंध की विधि वैज्ञानिक होती है। प्रबंध के कार्य करने का नेतृत्व प्रदान करने की निश्चित विधियाँ होती है ना। कोई भी पैसा से हमें लाभ मिलता है, ऐसे ही प्रबंध का उद्देश्य अधिकतम लाभ कमाना हो सकता है या फिर अस्पताल में सेवा प्रदान करना। वैसे प्रबंध का अधिकतम लाभ कमाने का उद्देश्य सही नहीं है। ठीक है, प्रबंध ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाने का सोचे ये गलत है ना। तथा यह तेजी से बदल रहा है, इसलिए यदि किसी संगठन के पास अच्छे प्रबंधकों का टीम है जो क्षमतावान और प्रभावी हैं, तो वह स्वयं वही उचित मूल्य पर गुणवत्तापूर्ण उत्पाद उपलब्ध कराकर समाज की सेवा कर सकता है ना। मतलब प्रबंधक एक पेशे के रूप में, सिंपल बात ऐसे समझिए कि जैसे अब क्या होने लगा है कि एक तरीके से जो मालिक बिजनेस का रहता था अब वो एक तरीके से सारा प्रबंधन नहीं करता है, बल्कि एक तरीके से पेशेवर प्रबंध आया। जैसे डॉक्टर होता है, वकील होता है, इंजीनियर होता है, उसी प्रकार से एक तरीके से अब प्रबंधक भी आ चुका है ना। अब प्रबंधक क्या करता है, अलग अलग व्यवसाय के एक तरीके से प्रबंधन में अपना हाथ बटाता है। ठीक है, तो वही चीज़ों को एक तरीके से बोल सकते हैं कि प्रबंध एक पेशा के रूप में भी है। जैसे अदर प्रोफेशन में एक तरीके से अनुशासन वगैरह होता है, तो ऐसे ही एक तरीके से प्रबंधन में भी अनुशासन होता है। इसमें भी एक तरीके से लोग पैसा कमाते हैं, लोग अपना पूरा जीवन यापन करते हैं। तो प्रबंध एक पेशा के रूप में भी हो गया, प्रोफेशन के रूप में। कहने का मतलब जैसे अगर एक कोई टीचर बनता है तो वह एक पेशा हो गया उसका टीचर, है ना, शिक्षक बनना। और ऐसे ही प्रबंधक का एक तरीके से हो जाता है कि भाई वो एक तरीके से क्या बनना, कि एक तरीके से प्रबंधक बन गया है ना, मतलब तो वो एक तरीके से पैसा वगैरह वो कमाने लगता है। तो प्रबंध एक पेशा के रूप में भी है। प्रबंध एक विज्ञान के रूप में, जैसे विज्ञानों में परीक्षण वगैरह होके सारा सिद्धांत बनता है, उसी प्रकार से प्रबंधन में भी एक तरीके से सारा सिद्धांत जो है परीक्षण वगैरह होके चीज़ों को देख के तब बनता है। ठीक है, कला के रूप में ये क्यों हुआ प्रबंध, क्योंकि एक तरीके से जिस प्रकार कला में मौजूदा ज्ञान को एक तरीके से उपयोग में लाया जाता है, ठीक उसी प्रकार अगर बात करें तो एक तरीके से प्रबंध में भी एक तरीके से प्रबंध को भी एक कला के रूप में हम लोग देखते हैं कि एक तरीके से जो भी चीज़ों की ज़रूरत होती है तो मौजूदा जो ज्ञान होता है उसको उपयोग में लाते हैं। ठीक है, तो ये एक तरीके से अपने पास क्या हो गया, ये कुछ अपना टॉपिक हो गया आज जो हम लोग को पढ़ना था। होप सो आप सब लोग को ये यहाँ तक क्लियर होगा, है ना। आज हम लोग पढ़े हैं क्या क्या चीज़, आज हम लोग पढ़े हैं ये कुछ टॉपिक। सबसे पहला है प्रबंध, अर्थ एवं परिभाषा। प्रबंध का क्या अर्थ होता है, क्या परिभाषा होता है, प्रबंध की विशेषताएं क्या होती है, प्रबंध का उद्देश्य क्या होता है, प्रबंध का महत्व क्या होता है और प्रबंध की प्रकृति क्या होती है। ये 5 टॉपिक आज हम लोग पढ़े हैं। कल की टॉपिक में जब हम लोग मिलेंगे प्रबंध के स्तर को जानेंगे, प्रबंध के कार्य को जानेंगे, समन्वय कार्य जानेंगे, समन्वय की प्रकृति विशेषताएं, प्रकृति या विशेषताओं को हम लोग जानेंगे। ठीक है,
तो कुल मिला के अब आगे 4 टॉपिक और बाकी है जिसको हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। और नीचे डिस्क्रिप्शन में हम लिख दे रहे हैं इस चैप्टर के सारे वीडियोस के लिए, है ना, जितने भी वीडियोस आएंगे चैप्टर पढ़ाने को लेके, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, इन सब को लेके, तो इसका नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप एक तरीके से सारे वीडियोज़ को देख सकते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि एक तरीके से ऐसे ही आपको बिजनेस स्टडीज संबंधित सारे वीडियोस आपको मिलते रहे और आप सब लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहो। चलिए जी, तो जैसा भी लगा होगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बतलाइएगा। हम लोग फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।